Hello, dear aspirants. Welcome back to my YouTube channel Exam Made Easy with Sanjeev. Dear aspirants, जैसा कि हम डब्ल्यू जे लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की डब्ल्यू जे लॉन्ग की बुक के एक एक चैप्टर को कवर करते हुए मैं चल रहा हूँ। अभी तक मैंने 2 वीडियोस इस पे बनाई हैं, जिसमें मैंने मीनिंग ऑफ लिटरेचर को कवर किया है एंड सेकंड चैप्टर ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और सेकंड पार्ट को आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चूंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, इस वजह से इसको पार्ट में ही हम देखते हुए चलेंगे। और आज का हमारा जो सेकंड पार्ट है, इसका टाइटल है इंपॉर्टेंट पोएट्स एंड पोएम्स ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोएट्स और उनके वर्क्स को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जानेंगे जो अभी फर्स्ट पार्ट में छूट गया था। तो पहली पोएम है एंग्लो सैक्सन पीरियड की पहली पोएम है वेथ, यानी आप देख सकते हैं इसका टाइटल है वेथ। अब यहाँ पे देखना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस पोएम का नेचर क्या है, किस तरह से लिखी गई है। तो विथ मीनिंग द वाइडर ट्रैवलर। अब इसकी जो सिंपल मीनिंग है वो है वाइडर ट्रैवलर इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे पुरानी जो पोएम्स में से एक मानी जाती है एंड दिस पोएम इज नैरेटेड बाय वैंडरिंग। अब चूंकि वैंडरिंग से है यानी घूमने फिरने से है कि एक ट्रैवलर या एक जो सी वॉयज पे निकला हुआ व्यक्ति कैसे ट्रैवल करता है, अपने एक्सपीरियंसेस को गेन करता है। तो द पोएम इज नैरेटेड बाय वैंडरिंग मिन्स्ट्रेल और स्कूप। इसको हम एक टर्म दिया जाता है ओल्ड इंग्लिश में, जिसको मिन्स्ट्रेल या फिर स्कूप कहा जाता है। वो ट्रेवल्स फ्रॉम वन किंगडम टू अनदर। अब ये क्या करता है, एक किंगडम से दूसरे किंगडम में ट्रैवल करता है, एंटरटेनिंग किंग्स एंड नोबलमैन विद हीरोइक सॉन्ग्स। अब इसका पर्पस क्या होता है कि ये राजाओं को एंटरटेन करता है, यानी विद हिज सॉन्ग्स एंड विद हिज स्किल, और अपने हीरोइक सॉन्ग से वो नोबल मैन, यानी राज्य में बहुत सारे राजा के अंडर में बहुत सारे नोबल मैन होते हैं, तो उनको भी ये इंटरटेन करता है थ्रू हिज जर्नी। अब इसमें ऐसी कौन सी चीज है, क्या खासियत है विथ में? तो द थ्रू हिज जर्नी विथ मेंशन न्यूमरस रूलर्स, ट्राइब्स एंड प्लेसेस अक्रॉस यूरोप। अब ये जाकर एक एक लंबी जर्नी पे जाता है जहां उसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में वो जाता है। तो न्यूमरस रूलर्स के दरबार में या उनके किंगडम में जाता है, ट्राइब्स को भी ये एंटरटेन करता है, बहुत सारी ट्राइब्स को भी ये देखता है एंड मेकिंग द पोएम नॉट ओनली अ लिटरेरी वर्क बट आल्सो एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक ट्रैवलर जब ट्रैवल करता है थ्रू आउट एनी कंट्री और कॉन्टिनेंट, तो वो बहुत सारे लोगों से मिलता है, तरह तरह के लोगों से मिलता है, उनके आइडियाज को देखता है, उनके लैंग्वेजेस को देखता है, डिफरेंट कल्चर्स को वो एक्सपीरियंस करता है। तो ये पोएम जो है, जो विथ है, वो एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट है, कह सकते हैं कि एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के रूप में भी जानी जाती है। ये पोएम रिस्पेक्ट एंजॉयड बाय पोएट इन एंग्लो सैक्सन सोसाइटी। और एक चीज है कि इस पोएम के अंदर एक रिस्पेक्ट को दिखाया गया है कि कैसे लोग जो हैं इसका वेलकम करते हैं, इस वैंडरर का वेलकम करते हैं जो घूमता है, तरह तरह जगह जगह जाता है वो। तो एंग्लो सेक्शन सोसाइटी की एक बहुत बड़ी खासियत रही है कि घूमना फिरना, ट्रैवल भी करना वो एंजॉय करते थे। उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पर्पस होता था टू एस्टैब्लिश देयर किंगडम, और ट्राइब्स को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, अपनी ट्राइब्स के लिए वो जान देने को तैयार थे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया। एंड हाईलाइट्स द एडवेंचरस स्पिरिट ऑफ द अर्ली जर्मनिक पीपल। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट पोएम है डेओर, ये हमारी नेक्स्ट पोएम है। और डेओर क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो डेओर क्या है, बेसिकली एक शॉर्ट लिरिक पोएम है, एक छोटी लिरिकल पोएम है, जिसमें एक कह सकते हैं कि एक म्यूजिकल भी पोएम है, बहुत ही पर्सनल। लिरिक पोएम का मतलब होता है पर्सनल पोएम। ओके, सो दैट प्रेजेंट्स द सॉरो ऑफ ए कोर्ट पोएट। अब ये दिखाती है, ये पोएम क्या दिखाती है, एक कोर्ट पोएट है, उसके दुख को दिखाती है कि कितना वो सॉरोफुल है, एंड हु हैज लॉस्ट हिज पोजीशन टू अनदर मिनिस्ट्रल। अब क्या होता है कि ये एक व्यक्ति है जो अपनी पोजीशन खो देता है किसी दूसरे मिनिस्ट्रल के द्वारा। तो अब जाहिर सी बात है कि कोई भी अपनी पोजीशन को खोएगा तो उसे दुख होगा। तो ये एक लिरिकल पोएम है, जैसा कि मैंने बताया, लिरिकल पोएम का मतलब ही होता है पर्सनल पोएम। अब यहाँ पे क्या होता है, इंस्टेड ऑफ सफरिंग टू डिस्पेयर, अब वो व्यक्ति डिसाइड करता है कि डिस्पेयर नहीं करना है, सरेंडर नहीं करना है, सॉरी, सरेंडरिंग टू डिस्पेयर, Deor recalls the suffering of famous heroes from Germanic legends and reminds himself that all hardship eventually come to an end। अब यहाँ पे एक बहुत ही फिलोसॉफिकल चीज भी इस पोएम के अंदर देखने को मिलती है, और वो ये है कि हर दुख का अंत होता है, हर प्रॉब्लम्स का अंत होता है, बस व्यक्ति को पेशेंस रखने की जरूरत है। नहीं तो क्या होता है, वो व्यक्ति पेशेंट हो जाता है। कहते हैं ना कि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप पेशेंट बन जाएंगे। तो प्रॉब्लम को अगर आई है, जो भी समस्या उसके सामने आई है, वो ये सोचकर अपने को कंसोल करता है
कि ये जो प्रॉब्लम आई है वो अभी है और कल को नहीं रहेगी, यानी वो चली जाएगी। इसलिए वो अपने पुराने जो लेजेंड्स थे, जो जो योद्धा थे, जो वॉरियर्स थे, जर्मेनिक वॉरियर्स थे, उनको याद करता है और अपने दुख को उनके दुख से, अपनी सफरिंग को उनके सफरिंग से कंपेयर करता है, तो वो पाता है कि उसकी सफरिंग उनके सामने बहुत कम है। क्योंकि वो कंक्लूड्स, जो जितने भी स्टेंजा थे वो कंक्लूड करते हैं, अंत होता है विद अ मेमोरेबल रिफ्रेन। रिफ्रेन क्या होता है? कोई चीज पोएम में बार बार आती है, उसको हम रिफ्रेन कहते हैं। और क्या रिफ्रेन है? दैट पास्ट अवे सो मे दिस, दैट पास्ट अवे सो मे दिस का मतलब होता है यह भी गुजर जाएगा। ये जो समय है, ये जो मोमेंट है, जो पेनफुल मोमेंट है, यह भी गुजर जाएगा का मतलब है कि यानी ये परमानेंट नहीं रहेगा। जैसे सुख, दिस रिपीटेड लाइन कन्वेज अ पावरफुल मैसेज, और जाहिर सी बात है ये पोएम हमें एक पावरफुल मैसेज देती है, किस चीज का? होप, पेशेंस एंड resilience and making Dior one of the finest lyrical poems of Anglo-Saxon period। अब यहाँ है एक और पोएम है जिसका नाम है द सिफरर। अब ये पोएम क्या कहती है इसको भी देख लेते हैं। द सिफरर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एलेजियाक पोएम्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर यानी एंग्लो सेक्शन लिटरेचर की बात हो रही है, एंग्लो सेक्शन पीरियड्स की बात हो रही है। और ये क्या है? ये बताती है कि एक एलेजियाक पोएम है, यानी एक सैड पोएम है। द फर्स्ट पार्ट, यानी इसमें जो कुछ पार्ट हैं, द फर्स्ट पार्ट विविडली डिस्क्राइब्स द लोनलीनेस, कोल्ड, हंगर एंड हार्डशिप। यहाँ पे कुछ जो इसके थीम है इस पोएम के, वो बताई गई है कि लोनलीनेस को दिखाती है, कोल्ड को दिखाती, हंगर एंड हार्डशिप को दिखाती है, एक्सपीरियंस्ड बाय सेलर एट सी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि टाइटल ही पोएम का है सिफरर, तो यानी सी पर यात्रा करने वाला व्यक्ति। तो जाहिर सी बात है जो हमारी ओल्ड इंग्लिश है, यानी कि इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, तो उनकी मोस्टली जो लाइफ होती थी वो सी वॉयज पे होती थी, ट्रैवल पे होती थी। उनकी पोएम्स जो है पानी से जुड़ी होती थी, समुद्र से जुड़ी होती थी। जो एडवेंचर होते थे वो बेसिकली रिलेटेड होते थे सी वॉयज से। तो यहाँ भी सफरिंग, लेकिन इसके सफरिंग के बाद भी द स्पीकर फील्स एन इररेसिस्टिबल अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ओशन। यानी कि एक बहुत ही कॉमन चीज है कि हमारी लाइफ जिससे चलती है, जिससे हमको अर्निंग होती है, जिससे हमारा जीवन बचा है, अगर वो कुछ प्रॉब्लम भी दे रही है, कुछ पेन है उसके अंदर, यानी उसकी वजह से, तब भी हम उसे जो है स्वीकार करते हैं, यानी उस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में हम देखते हैं कि जितने भी हमारे जो कह सकते हैं वॉरियर्स थे या फिर लोग थे, जो ट्राइब्स थी, वो सफर भी करती थी तो सी से, लेकिन सी की वजह से ही उनकी ट्रैवलिंग भी होती थी, सी की वजह से उनको फूड भी मिलता था। तो बेसिकली दोनों चीजें हो रही हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो हमारे लिए कितनी फायदेमंद है और कितनी नुकसानदेह है। तो यहाँ पे है, ऑल ऑफ एडवेंचर इज स्ट्रॉन्गर देन द कंफर्ट ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ। और ये पोएम बताती है कि लाइफ में कंफर्टेबल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हमें कुछ एक्सप्लोर करना है, हमें कुछ जीवन में पाना है, तो हमें अपनी इस ऑर्डिनरी लाइफ में, हमारे साधारण जीवन में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। हमें रिस्क लेना पड़ेगा, हमें एडवेंचर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ नया ला सकते हैं। तो ये पोएम ये भी दिखाती है। सेकेंड पार्ट में क्या होता है? द पोएम बिकम्स डीपली रिलीजियस एंड एलिगोरिकल। फर्स्ट पार्ट में तो सफरिंग को बताया गया है, प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया है, लेकिन सेकंड पार्ट में ये पोएम बहुत ही रिलीजियस और एलिगोरिकल हो जाती है। द सी वॉयस सिंबलाइजेस जर्नी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब यहाँ पे जो सी वॉयस है, जो समुद्री यात्रा है, वो एक्चुअली ह्यूमन लाइफ को दिखाती है कि हमारी लाइफ भी कुछ ऐसे है। यानी हर समय कहता है ना कि हर समय गुडी गुडी नहीं होगा, बहुत सारी चीजें लाइफ में ऐसी होती हैं, अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं, दोनों चीजों को हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होता है। अब यहाँ पे ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू या एलिगोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से एक ह्यूमन लाइफ को जो है सी वॉयस से, यानी समुद्री यात्रा से इन्होंने क्या किया है? को रिलेट किया है कि कैसे फॉर द डिस्टेंस सोल रिप्रेजेंट द सोल्स डिजायर टू रीच इट्स इटर्नल होम विद गॉड। अब यहाँ सोल की डिजायर है कि समुद्र के इस पार से उस पार पहुंचना है, यानी इस पार जो है बचपन शुरुआत होती है और पहुंचते पहुंचते जो है बुढ़ापा हो जाता है। तो सोल की एक जर्नी है, इस जर्नी में दोनों चीजें एक्सपीरियंस होती हैं, यानी कंफर्ट। द पोएम सक्सेसफुली कंबाइंस रियलिस्टिक एक्सपीरियंस विद स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। पोएम है द फाइट एट फिंसबर्ग। फिंसबर्ग एक जगह का नाम है जहां पे लड़ाई होती है। अब ये पोएम क्या दिखाती है उसको भी देख लेते हैं। द फाइट एट फिंसबर्ग इज अ फ्रेगमेंटरी हीरोइक पोएम। तो फ्रेगमेंटरी का मतलब होता है टुकड़े में, यानी वो कंप्लीट नहीं है। हीरोइक पोएम है, जैसे कि इससे पहले हमने देखा डेओर जो है वो एक लिरिकल पोएम है, बट यहाँ पे एक हीरोइक पोएम है। जाहिर सी बात है अगर फाइट की बात हो रही है तो हीरोइज्म होगा, लड़ाई होगी। कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 50 सर्वाइविंग लाइन्स, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा लाइन्स नहीं है, इसमें केवल 50 लाइन्स की एक पोएम है ये। डिस्पाइट इट्स इनकम्प्लीट कंडीशन, इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ एंग्लो सेक्शन हीरोइक पोइट्री। लेकिन इसके बाद भी
इसको जो है एक एंग्लो सेक्शन लिटरेचर का एक बहुत ही अच्छी पोएम मानी जाती है। द पोएम डिस्क्राइब द ब्रेव डिफेंस ऑफ ए हॉल बाय द वॉरियर हनीफ। अब यहाँ पे क्या है, एक जो वॉरियर है उसका नाम क्या है, हनीफ, एंड हिज 60 कंपेनियन अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ फिन्स। तो फिन जो है यहाँ पे उनकी जो एक अगेंस्ट पार्टी थी, यानी दुश्मन की पार्टी थी। यहाँ पे एक वॉरियर है जिसका नाम बताया गया हनीफ, वो अपने 60 जो अपने कंपेनियंस थे, उसके जो साथी थे, उनके साथ मिलकर वो लड़ाई करता है। द फियर्स बैटल कंटिन्यूज फॉर 5 days, और ये लड़ाई चलती है 5 दिन, डिमॉन्स्ट्रेटिंग द एंग्लो सेक्शन आइडियल्स ऑफ करेज, लॉयल्टी एंड अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन इन द फेस ऑफ ओवरवेलमिंग ऑड्स। अब यहाँ एक और हीरोइक पोएम जिसका नाम है वॉल्टेयर। अब इस पोएम के अंदर भी कुछ हीरोइज्म की भी बात की गई है। तो वॉल्टेयर सर्वाइव्स ओनली 2 डैमेज फ्रेगमेंट्स। अब यहाँ पे इसके ये भी फ्रेगमेंटेड है, यानी कि जाहिर सी बात है उस समय लोग इतने अवेयर नहीं थे कि पोएम्स को या किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट को जो है उसको प्रिजर्व करके रखें। तो जो भी चीजें बची वो बाद में जो है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट बनती हैं। तो वॉल्टेयर में क्या होता है कि 2 डैमेज फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं, येट इट रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क बिकॉज इट कनेक्ट्स इंग्लिश लिटरेचर विद ब्रॉडर जर्मेनिक हीरोइक ट्रेडिशन। और बार बार ये चीज बताई जा रही है कि जर्मेनिक ट्राइब्स जो हैं बेसिकली दे वर नोन फॉर देयर फियर्स बैटल, देयर डिफरेंट एटीट्यूड और ऑनेस्टी, लॉयलिटी टुवर्ड्स देयर ट्राइब। इसके लिए जर्मेनिक ट्राइब्स जानी जाती है। तो जर्मेनिक एक्चुअली जो आज के जो डेनमार्क है, जर्मनी है, और कुछ कंट्रीज यानी 2-3 कंट्रीज जो आज की हैं, जो करंट में जानी जाती हैं यूरोप में, वो एक्चुअली पुराने समय की जर्मेनिक ट्राइब्स थी। वही जाकर वहाँ पे अपने को एस्टैब्लिश करती हैं इंग्लैंड में, और बाद में ये जर्मेनिक ट्राइब्स के रूप में जानी जाती हैं। तो इनका अपना एक ट्रेडिशन था, अपना वे ऑफ लाइफ थी, अपनी वे ऑफ फाइटिंग थी। तो यहाँ पे एक्चुअली वॉल्टेयर भी एक जर्मनिक ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करती है। द पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ वॉल्टर ऑफ एक्विटेन। अब ये पोएम क्या बताती है, स्टोरी है किसकी, वॉल्टर ऑफ एक्विटेन की, एंड हिज बिलोवेड हिलगुन। अब यहाँ पे उसकी प्रेमिका है जिसका नाम क्या है, हिलगुन, हु एस्केप्ड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ एटिला द हन कैरिंग अ ग्रेट ट्रेजर। अब उनकी यात्रा में क्या होता है, थ्रू द माउंटेन। अब जाहिर सी बात है यात्रा के समय में माउंटेन्स भी मिलेंगी, समुद्र में मिलेंगे। दे आर अटैक्ड बाय किंग गुंथर एंड हिज वॉरियर्स। अब बीच में जो है इन पे अटैक करते हैं किंग गुंथर और उनके योद्धा। वॉल्टर फाइट्स हीरोइकली अगेंस्ट ऑल हिज एनिमीज। अब जाहिर सी बात है हमारा हीरो वॉल्टर है, वो क्या करता है, इन दुश्मनों से लड़ता है, एंड अल्टीमेटली सिक्योर हिज फ्रीडम, और अंत में वह जीतता है और अपनी फ्रीडम को पाता है। यानी कि आगे देख लेते क्या है, एंग्लो सेक्शन सोसाइटी एंड वे ऑफ लाइफ। अब ये वे ऑफ लाइफ क्या है, यानी जीने का तरीका इनका क्या था, और इनकी सोसाइटी कैसी थी, कैसे लोग थे सोसाइटी में। टू अंडरस्टैंड एंग्लो सेक्शन लिटरेचर इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी। अब जाहिर सी बात है अगर लिटरेचर को समझना है तो सोसाइटी को समझना पड़ेगा, सोसाइटी को समझना है तो लिटरेचर को भी समझना पड़ेगा। ये दोनों जो है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि कहते हैं ना कि लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। की अपनी एक कोर वैल्यू होती है, उसकी अपनी जो है थिंकिंग है, आइडियोलॉजी होती है। तो एंग्लो सेक्शन की जो कोर वैल्यू है वो है उनकी अपनी लाइफ, कैसे वो जीते थे। और इसमें सेंटर में क्या आता है, सी वॉयज, यानी समुद्री यात्रा, ट्रैवलिंग करना, लड़ाई लड़ना, खाने पीने पे ध्यान देना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। द एंग्लो सेक्शंस वर करेजियस वॉरियर्स। अब जैसा कि मैंने अभी बताया, वो बहुत ही करेजियस वॉरियर्स होते थे, स्किल्ड सेलर्स होते थे। यानी कि आपको समुद्री यात्रा के समय में बहुत स्किलफुल रहना है, आपको पता होना चाहिए कि क्या मोमेंट है, कैसी मुसीबत आने वाली है समुद्र में। एंड हार्ड वर्किंग सेटलर्स, और अपने को वो हार्ड वर्किंग सेटलर के रूप में ही जाने जाते हैं, मतलब हम उन्हें जानते हैं। एंड हु कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल अगेंस्ट हॉस्टाइल एनिमीज एंड हार्श फोर्सेस ऑफ नेचर, वो एंड लिविंग नियर द स्टॉर्मी नॉर्थ सी। और अक्सर ये अपनी ट्राइब्स को जो है समुद्र के आसपास है, यानी डेवलप्ड ए डीप लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ओशन। मैंने अभी यही बताया कि ओशन के लिए चूंकि ओशंस की वजह से उनको प्रॉब्लम भी होती थी, लेकिन उस ओशन की वजह से उन्हें जो है बहुत सारी सहूलियत भी थी, बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती थी, विच बिकेम अ रिकरिंग सिंबल इन देयर पोइट्री। और ओशन जो है उनकी पोइट्री का एक बहुत मेजर सिंबल एंग्लो सेक्शन पीरियड में, यानी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में ये देखने को मिलता है। देयर लाइव्स वर फिल्ड विद डेंजर। अब जाहिर सी बात उनकी पूरी जिंदगी जो है डेंजर में थी। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ बहुत बड़ा घर नहीं होता रहा होगा, उनके पास इतने मीडियम नहीं थे कि किसी चीज को समझ लें कि भाई समुद्री तूफान कब आने वाला। आज के समय में तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम सेफ नहीं हैं, तो वो पहले कैसे रहा करते थे इसको आप इमेजिन कर सकते हैं। येट दे वैल्यूड करेज, लेकिन इसके बाद भी उनके अंदर एक साहस था लड़ने का, लॉयल्टी, ऑनर एंड पर्सनल फ्रीडम एंड अबव एल्स, सब कुछ
इंपॉर्टेंट पोएट्स को भी देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट जो पोएम्स हैं, जो सर्वाइविंग पोएम्स हैं, उनके बारे में हमने बात की। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं, जिनके बारे में जानना ज़रूरी है, और ख़ास करके अगर आप एंग्लो सैक्सन लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, तो आप इन्हें स्किप नहीं कर सकते हैं। तो उनमें जो सबसे बड़ा नाम है, वो है बिड का। इनकी स्पेलिंग जो है बीईडीई है। 673 टू 735 में इनका पूरा लाइफ स्पैन है। इनके बारे में देख लेते हैं। द वेनरेबल बिड, यानी वेनरेबल क्यों है? वेनरेबल मतलब है ये एक रिस्पेक्टेड, एक इनको जो है एक टाइटल दिया गया है। खास करके एंग्लो सेक्शन लिटरेचर में जो है इनको माना जाता है कि इनके पोएम्स के अंदर जो क्रिश्चियनिटी उस समय आ चुकी थी, और इन्होंने अपनी पोएम्स के अंदर उन सारी चीज़ों को, क्रिश्चियनिटी को, बाइबल को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया। राइटली नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। अब बिड को जो है फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग का टाइटल मिला है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑल्दो ही रोट ओनली मेनली इन लैटिन, चूंकि कहते हैं ना कि पहले के समय में जो शुरुआती दौर में ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में बात कर रहे हैं, वो लैटिन एंड देन जर्मेनिक ट्राइब्स में जो उनकी अपनी लैंग्वेज चली। इसके बाद फ्रेंच आते हैं। जब नॉर्मन की बात आती है, तो नॉर्मन्स जो हैं 1066 में जब नॉर्मन्स की एंट्री होती है, यानी फ्रेंच ट्राइब्स की एंट्री होती है, तो उसके बाद जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो लैटिन और फ्रेंच मिलकर काम करते थे, यानी कि ऑफिस में जितने भी वर्क होते थे वो फ्रेंच और लैटिन में ही होते थे। बाद में इंग्लिश का नंबर आता है। अब ये सबसे शॉकिंग है कि इंग्लिश को उतनी वैल्यू नहीं मिली थी। ऑल्दो पीपल वर राइटिंग, पीपल वर स्पीकिंग इन विलेजेस ऑफ ब्रिटेन और इंग्लैंड, लेकिन लैटिन को जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे देखा जाता था, बहुत ही एलीट क्लास की लैंग्वेज मानी जाती थी। तो बिड ने भी लैटिन में लिखा। एंड हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इज एग्लीजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ये इनकी बुक है। और ये सब इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि बिड की एक इस किताब की वजह से इनका नाम है, और इनकी बुक का नाम है एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। एक्लेसियास्टिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू रिलीजन, विच रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड, यानी कि किया कि क्रिश्चियनिटी का जो भी हिस्ट्री थी टिल हिज डेथ, वहां पे उन्होंने इस चीज को मेंशन किया अपनी बुक में कि क्रिश्चियनिटी क्या है और इंग्लैंड में उसका क्या वैल्यू है, वो अपनी किताब में दिखाया। फ्रॉम द रोमन ऑक्यूपेशन टू बीट्स ओन टाइम, यानी कहां से कहां तक? रोमन ऑक्यूपेशन, मैंने बताया है कि रोमन पहले यहाँ पे शासन करते थे, सीजर का टाइम था, जूलियस सीजर की बात कर रहा हूँ। तो रोमन के जाने के बाद जब ये जर्मनिक ट्राइब्स आती हैं, उसके बाद फिर क्रिश्चियनिटी आती है, और चीजें जो है कैसे फैलती हैं उसको इन्होंने बताया है। हिज वर्क रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल हिस्टोरिकल सोर्स फॉर अर्ली इंग्लिश सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन को अगर आपको देखना है तो इनकी इस किताब को भी पढ़ना पड़ेगा कि कैसे कुछ और भी क्रिश्चियन राइटर्स एंग्लो सेक्शन पीरियड में थे, उनको भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे और कौन कौन से ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में लिखा, रिलीजन के बारे में लिखा। द अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी ट्रांसफॉर्म्ड इंग्लिश लिटरेचर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्रिश्चियनिटी केवल रिलीजन को फैलाने के लिए नहीं थी, यानी कि इनिशियल टाइम पीरियड में जो लिटरेचर था उसका सबसे बड़ा जो कारण था लिटरेचर के बढ़ने का था, वो था रिलीजन। यानी कि बाइबल वाज द ओनली सोर्स ऑफ लिटरेरी रेफरेंसेस, या कॉन्टेक्स्ट की बात कर लीजिए तो लिटरेचर की शुरुआत ही मानी जाती है एक तरह से, कि आप जो है क्रिश्चियनिटी के बारे में लिखते हैं, आप जो है बहुत सारे ऐसे उस समय के पोप हैं, या फिर चर्च हैं, या लोग हैं, या फिर बाइबल की जो भी गॉस्पेल्स थे, जो प्रीचिंग थी, उसके बारे में आप लिखना शुरू करते हैं। तो दे दीज ऑल थिंग्स बिकेम अ पार्ट ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर, और खास करके जो लाइफ ऑफ क्राइस्ट है तो उनके बारे में भी है। तो एक बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न चीजें हैं, बहुत ही नई चीज थी उस समय के लिए। एंड रिच इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ऑफ लैटिन लर्निंग, तो लैटिन लर्निंग भी थी, जाहिर सी बात है, हमने बताया कि लैटिन जो है वहाँ पे प्रिवेल्ड थी, काफी फेमस थी। वाइल अर्लियर लिटरेचर फोकस्ड, यानी अब यहाँ बताया गया है कि क्रिश्चियनिटी या रिलीजियस थीम से पहले क्या था। बहुत पहले जो है लोग इस पे हीरोइक एडवेंचर एंड पैगन बिलीफ, यानी ये इंपॉर्टेंट है कि लोगों क्रिश्चियनिटी से पहले वो क्या करते थे। क्रिश्चियनिटी से पहले वो एडवेंचरस स्टोरीज को लिखते थे, जैसे बियोल्फ है। जब क्रिश्चियनिटी आती है तो बहुत सारी नई थीम्स आती हैं, बहुत सारे नए कंटेंट मिलते हैं राइटर या पोइट्स को लिखने के लिए। तो क्रिश्चियन राइटर एम्फेसाइज, तो बहुत सारे क्रिश्चियन जो कन्वर्ट हो चुके थे, जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, एंड दे एम्फेसाइज, तो उन्होंने क्या एम्फेसाइज किया? उन्होंने अपनी पोएम्स में फेथ को दिखाया, उन्होंने मोरालिटी को दिखाया, उन्होंने द ग्लोरी ऑफ गॉड को दिखाया, यानी कि गॉड और उनका सन यानी कि जीसस क्राइस्ट के बारे में लिखा, मदर मैरी के बारे में लिखा। बहुत सारे उस समय के मार्टरडम थे जो रिलीजन के रास्ते में अपने को डेथ कर गए थे, तो उनके बारे में भी इन्होंने लिखा। क्रिश्चियनिटी ट्रांसफॉर्म्ड इंग्लिश लिटरेचर बाय इंट्रोड्यूसिंग, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? रिलीजन ने रिलीजियस थीम्स को इंट्रोड्यूस किया, लैटिन स्कॉलरशिप्स को भी इंट्रोड्यूस किया। द थ्री ग्रेटेस्ट क्रिश्चियन राइटर्स, और इस एज के जो तीन सबसे बड़े नाम हैं यानी क्रिश्चियन राइटर्स हैं, वो कौन से हैं? बिड हैं, कैडमोन हैं, एंड सेनेवोल्फ हैं।
अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि इन तीनों का नाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके एंग्लो सेक्शन पीरियड में या ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में। whose works blended Christian teachings with Anglo-Saxon poetic traditions। जो भी कैडमोन के बारे में देख लेते हैं, जैसा कि अभी 3 क्रिश्चियन राइटर्स के बारे में हमने देखा, तो यहाँ पे क्या है, कैडमोन कैसे हैं, किस तरह की इनकी राइटिंग का देख लेते हैं। तो कैडमोन होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट नोन इंग्लिश पोएट। अब ये भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि कैडमोन को फर्स्ट नोन इंग्लिश पोएट के रूप में जाना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। यानी कि इससे पहले लोगों ने लिखा, शायद उनको उतनी रिकॉग्निशन, उतना सम्मान या उतनी जो है वैल्यू नहीं मिली जितना कि कैडमोन को मिली है। अकॉर्डिंग टू बीड, Cadmon was originally an uneducated cohort who miraculously received the gift of poetry in a dream। अब ये भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। बीड कहते हैं कि ये एक बहुत ही ज्यादा अनएजुकेटेड थे, लेकिन अचानक से जो है इनके अंदर एक गिफ्ट ऑफ पोइट्री जो है एक ड्रीम में इनको मिलती है। एंड ही कंपोज रिलीजियस पोएम्स, और उसके बाद से ये रिलीजियस पोएम्स को कंपोज करना शुरू करते हैं बेस्ड ऑन बिब्लिकल स्टोरीज। और कैडमोन की पोएम्स में क्या होती थी, बिब्लिकल स्टोरीज होती थी। जैसा कि हम जानते हैं कि ये क्रिश्चियन राइटर थे। हिज फेमस कैडमोन्स हिम्स। अब यहाँ पे हिम्स को जो है बताया गया है कि यानी सॉन्ग्स को बताया गया है, और खास करके ये रिलीजियस सॉन्ग्स हैं। हिम्स इज रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट सर्वाइविंग इंग्लिश पोएम, और इसको जो है अर्लीस्ट सर्वाइविंग इंग्लिश पोएम के रूप में जाना जाता है। बिकॉज ऑफ हिज ग्रैंड ट्रीटमेंट ऑफ बिब्लिकल थीम्स, कैडमोन इज ऑफन कॉल्ड द एंग्लो सैक्सन मिल्टन। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान में रखिएगा कि बिब्लिकल थीम्स की वजह से, यानी जैसा कि मिल्टन को हम जानते हैं कि बहुत ही रिलीजियस थे, उनकी पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, और बहुत और भी उनकी जो है पोएम्स वगैरह हैं, जैसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, जिसमें वो गॉड की बातें करते हैं, गिफ्ट की बातें करते हैं, नेचुरल टैलेंट की बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं कैडमोन को जो है एंग्लो सेक्शन का मिल्टन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे मिल्टन ने रिलीजियस थीम्स को लेके एक एपिक लिखा, वैसे कैडमोन ने भी बिब्लिकल थीम्स को लेके अपनी पोएम्स लिखी हैं। और हैटर हैं केने वुल्फ। केने वुल्फ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिलीजियस पोएट्स। अब ये भी इनको भी ग्रेटेस्ट रिलीजियस पोएट्स के रूप में जाना जाता है ऑफ द एंग्लो सेक्शन एज। Unlike most early poets, he signed his poems using runic letters। अब इससे पहले क्या होता था कि पोएट जो लिखते थे, जो भी अपनी पोएम्स लिखते थे, वो साइन नहीं करते थे, बस वो लिखकर रख देते थे। लेकिन ये पहले ऐसे पोएट हैं केने वुल्फ जिन्होंने र्यूनिक लेटर्स, र्यूनिक लेटर क्या है कि ऐसे लेटर्स जो एंग्लो सेक्शन पीरियड में यूज होते थे, यानी उस समय के जो ओल्ड लेटर्स हैं उसको र्यूनिक लेटर कहा जाता है। अलाउिंग मॉडर्न स्कॉलर्स टू आइडेंटिटी हिज ऑथरशिप। और इस वजह से क्योंकि ये साइन करते थे उस लेटर के थ्रू, इस वजह से जो आज के स्कॉलर्स हैं वो कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर ले रहे हैं कि वो कोई और नहीं था बल्कि केने वुल्फ ही थे। हिज प्रिंसिपल वर्क, इनके कौन कौन से वर्क हैं, द क्राइस्ट इनका मेन वर्क है, जूलियाना, एलीन एंड द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स। ये 3-4 जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। एंड दीज पोएम्स सेलिब्रेट, अब ये सारी पोएम्स क्या सेलिब्रेट करती हैं, क्या बताती हैं, क्रिश्चियन फेथ को दिखाती हैं। एंड लाइफ्स ऑफ सेंट्स, यानी उस समय के जो संत थे जो क्रिश्चियनिटी के, उनकी लाइफ के बारे में भी है। एंड ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इवल, और इन पोएम्स के अंदर जो है जाहिर सी बात है मोरालिटी को दिखाया गया है, और गुड को ये बताया गया है, यानी अच्छाई जो है बुराई पे जीतती है। केने वुल्फ सक्सेसफुली कंबाइंड द हीरोइक स्टाइल ऑफ ट्रेडिशनल एंग्लो सेक्शन पोएट्री विद क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी। क्रिटिकल ओपिनियंस भी देख लेते हैं, यानी आज के समय में या जो लिविंग राइटर्स हैं या पुराने जो राइटर्स हैं उनका ओपिनियन क्या था इस पर्टिकुलर एज के बारे में, एंग्लो सेक्शन पीरियड के बारे में। तो J.R.R. टॉकिन, ये बहुत ही फेमस फैंटेसी नॉवेल्स वगैरह लिखे हैं इन्होंने, काफी फेमस है। एंड आर्ग्यूड दैट मॉन्स्टर्स इन बियोल्फ आर एसेंशियली सिंबल्स ऑफ स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल। W.J. लॉन्ग, चूंकि खुद भी एक बहुत बड़े क्रिटिक के रूप में जाने जाते हैं, विलियम जे लॉन्ग, ये क्या कहते हैं कि बियोल्फ इज द अर्लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एपिक इन इंग्लिश लिटरेचर। अब इन्होंने एक टाइटल दे दिया है, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि सबसे पुराना और सबसे महान जो एपिक है वो इंग्लिश लिटरेचर का वो कुछ और नहीं बल्कि बियोल्फ ही है। These critical opinions highlight the lasting literary significance of the poem। और कहीं ना कहीं ये जो ये बातें इन्होंने बोली हैं एज ए क्रिटिक, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस एज को जो है डिफाइन करती हैं। अब एक और राइटर हैं C.S. लिविस, ये भी बहुत बड़े नाम है इंग्लिश लिटरेचर के। बिलीव दैट बियोल्फ इज नॉट सिंपली अ स्टोरी अबाउट मॉन्स्टर्स बट अ प्रोफाउंड मेडिटेशन ऑन द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड डिग्निटी ऑफ ह्यूमन करेज। या कंक्लूजन के रूप में देख लेते हैं क्या है कि कंक्लूजन ऑफ द एंग्लो सेक्शन पीरियड। अब इसमें क्या है कि एंग्लो सेक्शन पीरियड इज द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि फाउंडेशन कहीं ना कहीं से शुरुआत तो होगी, और जो फाउंडेशन होती कोई जरूरी नहीं कि वो बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड हो, लेकिन हाँ एक शुरुआत होती है। फाउंडेशन का मतलब ही है कि आपने शुरुआत कैसे की, वो जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कहते हैं ना कि बच्चा जब चलना शुरू करता है तो दौड़ता नहीं है, वो पहले खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे चलता है, फिर गिर जाता है, फिर धीरे चलता है, फिर गिर जाता है। तो एक प्रोसेस है
कि दौड़ने से पहले आपको चलना पड़ेगा। तो फाउंडेशन के लिए क्या है कि कहीं न कहीं से सोर्स चाहिए। तो जो एंग्लो सेक्शन पीरियड की जो पोएम्स हैं, वो कहीं न कहीं इंग्लिश लिटरेचर की एक बेस है, एक फाउंडेशन है। और इसके इस एज के अंदर क्या-क्या इंट्रोड्यूस हुआ है। पहली तो चीज़ है कि एपिक पोएट्री का इंट्रोडक्शन हुआ है, जैसे बियोल्फ है। हीरोइक आइडियल्स हैं कि कैसे हीरोज़ हमारे होते हैं, वॉरियर्स क्या होते हैं, उनकी क्वालिटी क्या होती है। एंड अलिटरेटिव वर्ड्स का भी यूज़ इस एज के अंदर हुआ है। एंड ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, और लैंग्वेज का भी यूज़ हुआ है। यानी कि हमारी जो आज की इंग्लिश है, जो रिफाइंड इंग्लिश है, वो कहीं न कहीं एंग्लो सेक्शंस, नॉर्मन्स, लैटिन, और जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया है कि डिफरेंट सोर्सेस से, डिफरेंट कंट्रीज़ के जो उनकी अपनी लैंग्वेज है, उससे मिलकर इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लैंग्वेज जो है, एक बहुत वास्ट और इंटरनेशनल लैंग्वेज बनी है। नहीं तो केवल इंग्लिश अगर उसमें वर्ड्स रहते तो शायद वो उतनी इंटरनेशनल लैंग्वेज का जो टैग मिला है, वो नहीं मिलता है। इट्स इन्फ्लुएंस कंटिन्यूड थ्रू। अब इसका इन्फ्लुएंस यानी इस एज का इन्फ्लुएंस जो है चौसर पे भी देखने को मिला, शेक्सपियर के ऊपर भी मिला, और मिल्टन एंड लेटर इंग्लिश राइटर, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड्स इन लिटरेरी हिस्ट्री। और आप चीज़ों को देखिए और समझिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर में, डब्ल्यू जे लॉन्ग के